नमस्कार दोस्तों, देश में कई जगह हिंसा भड़की हुई है। रांची में हुई हिंसा में 2 युवक मारे गए। उसमें से एक युवा था 15 साल का मुसद्दिद आलम। अकलौता बेटा था, बुआ ने उसको पाला था, गरीब माँ है। झगड़े से चंद मिनट पहले उसकी अपनी माँ से बात हुई थी। माँ फ़ोन पर रो रही थी और कह रही थी, बेटा घर पर आ जाओ। मुसद्दिद का कहना है कि माँ बिल्कुल मत रहो, मैं कल से सुधर जाऊँगा, जो कहोगी वो मानूँगा। यहाँ पर एक जुलूस निकल रहा है, मैं रोड पार कर रहा हूँ और मैं जल्दी ही घर आता हूँ। कल से आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। लेकिन मुसद्दिद की ज़िंदगी में कल नहीं आई और वो एक गोली का शिकार हो गया, मर गया। इकलौता बेटा, माँ का, बुआ की आंखों का चिराग था, जिसके सहारे उसकी माँ ज़िंदगी बसर करने की सपने देख रही थी। लेकिन दोस्तों, सिर्फ एक मुसद्दिद की कहानी नहीं है। इस देश में जितने भी वर्तमान में स्टोन प्लेंटिंग हो रही है, ये झगड़े हो रहे हैं, उसमें 18 साल से कम साल के युवा हैं जिनके हाथ में पत्थर हैं और वो पुलिस का सामना कर रहे हैं और कई युवा पुलिस की गोलियों का शिकार भी हो रहे हैं। ये महत्वपूर्ण है। वर्तमान अगर दंगों के पहलुओं की बात करें तो जब ये नुपुर शर्मा का बयान आया और बीजेपी ने इसको अपनी पार्टी से निकाल दिया और विदेशों ने कुछ रोष जाहिर किया, उसके बाद ये देश में माहौल बना। दरअसल अगर उनको ये इस पर विवाद करना था या इस पर रोष करना था तो तुरंत इस पर संज्ञान लिया जाना था, लेकिन तुरंत संज्ञान नहीं लिया गया। जब बीजेपी ने उनको निकाल दिया और इस पर खेद व्यक्त किया, उसके बाद इन लोगों को ध्यान आया। और ये जिस तरह से ऑर्गेनाइज हुआ, चैनलाइज हुआ, जिस तरह से पुलिस जाँच में कई मामले सामने आ रहे हैं, उसके पीछे जो साजिश समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से ये पूरा मामला बढ़ा। पहले जुमे को कानपुर में हुआ और उसके बाद उत्तर प्रदेश के कई शहरों में, रांची में तमाम, सहारनपुर, मुरादाबाद और फिर प्रयागराज में बड़ा बवाल हुआ। 5000 अज्ञात लोगों के खिलाफ 95 लोगों की अरेस्टिंग। जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप, इस पूरे घटनाक्रम का जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा, वो जावेद पंप की अगर बात करें तो जावेद पंप, क्योंकि सबमर्सिबल पंप का काम करता था तो इसलिए उसका नाम जावेद पंप रख दिया गया। उसका मकान ढा दिया गया, 5 करोड़ की लागत से मकान बना हुआ था, उस पर चर्चा हो रही। इसके साथ ही उनकी बेटी आफरीन फातिमा का नाम बड़ी तेज़ी से उभर कर सामने आ रहा है। बाप से ज़्यादा बेटी चर्चा में है। दरअसल कहा जा रहा है, पुलिस का कहना है, कहा नहीं जा रहा बल्कि एसएसपी प्रयागराज कह रहे हैं कि आफरीन अपने बाप की सलाहकार थी, बाप को सलाह देती थी और बाप उस पर एक्शन लेता था, काम करता था। दोनों एक दूसरे की सलाह से आगे बढ़ रहे थे, काम कर रहे थे। और जो जावेद पंप का जो प्रोफाइल, जो कुंडली सामने आई, वो ये कि इस जो पूरे घटनाक्रम हुआ प्रयागराज में, उसका मास्टरमाइंड जावेद था। जो फोरेंसिक जांच को जो उसका सेल भेजा गया तो उसमें कई मैसेज, व्हाट्सएप ग्रुप और तमाम चीज़ें डिलीट कर दी गई थी। इसके अलावा उसके घर से 2 तमंचे मिले, कारतूस मिले, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले जिसमें सुप्रीम कोर्ट, मतलब कोर्ट के खिलाफ आपत्तिजनक बयान थे। बहुत गलत कहा गया था कोर्ट के बारे में। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात जो इसमें है कि जावेद पंप का एसक्यूआर इलियास के साथ बहुत संबंध था, गहरा संबंध था, घर आना जाना था। एसक्यूआर इलियास कौन है ये जान लीजिए। एसक्यूआर इलियास उमर खालिद का पिता है। उमर खालिद वही जो जेएनयू का स्टूडेंट रहा, काफ़ी चर्चित रहा, दिल्ली दंगों में नाम है, इस समय जेल में है। एसक्यूआर इलियास उसका पिता है और एसक्यूआर इलियास सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का सक्रिय सदस्य रहा है। सिमी प्रतिबंधित है, कई आतंकवादी गतिविधियों में इसको पाया गया, प्रतिबंधित है तमाम तरह की। लेकिन इसके बाद, प्रतिबंध के बाद, एसक्यूआर इलियास ने वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से एक नई पार्टी, एक नया संगठन खड़ा किया। अब ये काम क्या करता है ये आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा प्रयागराज की हिंसा के बाद। और इसके बाद एसक्यूआर इलियास का जो है दिल्ली दंगों में भी नाम है, चार्जशीट में भी इसका नाम है और दिल्ली पुलिस नहीं बल्कि एजेंसीज भी इसके ऊपर निगाह रख रही है। जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन हुआ था। उमर खालिद की मुलाकात उसके पिता ने एक व्यक्ति से कराई थी, जहांगीरपुरी का एक व्यक्ति रहने वाला था और वो व्यक्ति जहांगीरपुरी से बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में बांग्लादेशी महिलाओं को लाया, जिसने जो महिला आकर जिन्होंने फिर स्टोन पेलेंटिंग की दिल्ली पुलिस पर, दिल्ली दंगों के दौरान जाफराबाद में। तो आप ये समझिए पूरा मामला क्या है। यानी उमर खालिद का पिता एसक्यूआर इलियास, उसके बेटे के कारनामे, पिता के कारनामे। इधर आप समझिए जावेद पंप, उसके कारनामे,
उसकी बेटी के कारनामे। बच्चे दोनों हाई एजुकेटेड है। जहाँ तक फ़ातिमा की बात करें तो कॉन्वेंट स्कूल से 10वीं की, 12वीं की, उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीए की, वहाँ के महिला स्कूल की प्रेसिडेंट रही। उसके बाद जेएनयू में आई, वहाँ से एमए की, वहाँ पर भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में काफ़ी सक्रिय रही और मुस्लिम मुद्दों को लेकर बहुत ज़्यादा मुखर। वो साफ कहती है कि मैं मुस्लिमों के लिए काम करती हूँ, और अगर मुस्लिमों के लिए काम करती हूँ तो उस पर कई लोग मुझको निशाना बनाते हैं। यानी मुस्लिमों को लेकर बहुत ही, यहाँ तक कि हिजाब प्रदर्शन को लेकर पूरे देश में जो प्रोटेस्ट हुए, दक्षिण के कई राज्यों में उसने मूवमेंट किया। और सीए एनआरसी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली में, उसमें काफ़ी सक्रिय रही। शरजील इमाम के बहुत ही नज़दीक मानी जाती है। वो शरजील इमाम जो शाहीन बाग कांड का मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड माना जाता है। इसके साथ साथ उसको अगर आप देखेंगे, इसका पूरा प्रोफाइल अगर फ़ातिमा का देखेंगे तो इसने अफजल गुरु को भी निर्दोष बताया था, जिसने पार्लियामेंट पर अटैक किया था। उसको कोर्ट ने फांसी की सज़ा दी है, उसको निर्दोष बताया। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी अनर्गला बयान इसने दिए। यानी वो तमाम ये चीज़ें हैं जिसको लेकर ये अपने पिता को सलाह देती थी किस तरह से मूवमेंट करना है। यानी ये सारी चीज़ें अगर आप इस बच्ची का ट्रैक देखें तो काफ़ी कट्टरपंथी सोच की रही है और मुस्लिमों को लेकर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एटीट्यूड के साथ सामने आई है। ये तो एक उदाहरण है उमर खालिद के और आफरीद फ़ातिमा के, कि किस तरह से उनके पिता कट्टरपंथी सोच के रहे और किस तरह से उनके बच्चे अब किस विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। ये तो वो पढ़े लिखे लोग हैं। इसके साथ साथ मैंने जो शुरुआत में इस वीडियो की बात की थी मुजम्मिल की, वो एक ग्रुप वो है, एक तबका इस देश में उन बच्चों का है जो कम पढ़े लिखे हैं, माइनर हैं, सोच विकसित नहीं हुई है, और उसके बाद उनके हाथों में पत्थर दे दिया जाता है भड़काने के बाद धर्म के नाम पर। दोस्तों, इस देश का दुर्भाग्य ये रहा आज़ादी के बाद से ही कि मुसलमानों की नुमाइंदगी धार्मिक लोगों ने की, कट्टरपंथी लोगों ने की। जो सेकुलर सोच की पार्टीज़ हैं वो भी इस विचार को बढ़ावा देती हैं ताकि वोट बैंक कहीं ना खिसके। लेकिन यही दुर्भाग्य सबसे ज़्यादा मुसलमानों का रहा है कि वो उनके जो नेतृत्व करता है वो सेकुलर सोच के नहीं है, वो कट्टरपंथी सोच के है। और इसकी वजह से सिर्फ उनको धार्मिक मुद्दों तक जोड़ कर रखा गया, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों से दूरी बनाकर रखी गई। ये सोचना होगा कि आप किस तरफ इस कम्युनिटी के बच्चों को, इस कम्युनिटी को ले जा रहे हैं। जब तक आप समग्रता के साथ चिंता नहीं करेंगे, जब तक आपका युवा वर्ग ये नहीं सोचेगा कि हमारा हित कहाँ है, तो इस तरह से रांची की घटनाएं सामने आएंगी। वो बच्चा जिसको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, वो भीड़ का हिस्सा बनकर स्टोन पेल्टिंग करेगा और पुलिस की गोली का शिकार हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप सोचेंगे, निष्पक्ष होकर सोचेंगे, तो इस देश का और मुसलमानों का भला भी तभी है जब हम सेकुलर सोच रखें। जिस तरह की एक्टिविटीज़ इस समय चल रही है वो सेकुलर सोच पर चोट है, और मुसलमानों के लिए भी ये माहौल ठीक नहीं है। मुसलमानों का भला और विकास तब होगा जब उनके साथ रहने वाले दूसरे वर्ग या हिंदू वर्ग जो है उनके साथ भाईचारा रखें, और ये तभी संभव है जब दोनों वर्ग सेकुलर सोच के साथ रखें। अगर दूसरी बात करें, अगर राजनीतिक बात करें कि हिंदुत्ववादी सोच, आरएसएस की सोच और बीजेपी की सोच जिस पर आरोप लगते हैं, तो इससे तो दूसरी सोच को फ़ायदा ही होगा, उनके फ़ायदेमंद स्थिति है। अगर आप कट्टरपंथी की तरफ चलते हैं, ओवैसी जैसे लोग चाहते हैं कि इस देश में मुस्लिम पार्टीज़ हो, तो इससे फ़ायदा क्या है? इससे अंतोगत्वा इस देश की सेकुलर सोच, देश के आम आदमी और तमाम वर्गों को नुकसान है। और वो जो मुसलमान जो अरब के बल पर सीना फुलाकर यहाँ पर तमाम तरह की गतिविधि करते हैं या तमाम तरह की आलोचना करते हैं बहस कर से, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि यहाँ का मुसलमान तब विकास करेगा, तब सुकून से जिएगा, तब यहाँ पर शांति रहे। शांति सेकुलर सोच में है, यानी कट्टरता इलाज नहीं है। और ये बात समझनी होगी हर समुदाय को भी, मुस्लिम समुदाय को भी, कि हमें अपना नेतृत्व कहाँ खोजना है और किस तरह का खोजना है। हमें सिर्फ धार्मिक मुद्दों पर ही मुखर होना है या हमें अपने आर्थिक सामाजिक चेतना को भी जगाना है, हमें अपने नेतृत्व को भी बदलना है, या फिर वो कट्टरता के रास्ते पर चलना है जिस कट्टरता ने एक बार इस देश का डिवीज़न करा दिया था। जिन्ना जैसी सोच विकसित हुई थी। लेकिन ये कोई हल नहीं है। इसका हल तभी है, इस समुदाय का हल तभी है, इस देश के तमाम लोगों का हल
तभी निकल सकता है जब हम सेकुलर सोच में रखें। राजनीतिक पार्टियाँ ये डिवाइडेशन वाली जो सोच है, ये भय का जो वातावरण है, ये बनाए रखना चाहती है। आप देखिए किसी भी सेकुलर पार्टी ने इस पर कुछ नहीं कहा कि स्टोन पेलेंटिंग क्यों हो रही है, रुकना चाहिए था। अगर बीजेपी ने अपने प्रवक्ताओं को निकाल दिया तो उसके बाद ये चीज़ें खत्म होनी चाहिए थी। कानून अपना काम करेगा। कानून अगर उसके बयान को गलत मानेगा तो उस पर एक्शन लेगा। कोर्ट में ये मामला गया हुआ। इसको लेकर हंगामा करना, दूसरे की जान लेना और व्यवस्था ख़राब करना कहाँ तक उचित है। मैं तो यही सोचता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं इनको सही तरीके से, सही दृष्टिकोण से युवाओं के सामने रखा न जाना चाहिए। वो 17, 18, 16 साल का युवा क्या जाने जिसको धर्म के नाम पर भड़का दिया जाता है और वो ज़िंदगी शुरू होने से पहले अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देता है। आप क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताना। नमस्कार दोस्तों।